सी मैंने मेरे लाइफ में 54% वाले को आईएएस बनता देखा है, मैंने 10th ड्रॉप आउट को बिलियनियर बना हुआ देखा है, और मैंने 93% स्कोर करने वाले को घर पे बेरोजगार बैठा हुआ देखा है। आई थिंक पेरेंट्स शुड नॉट जज देयर चिल्ड्रन बाय परसेंटेज। सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन सा है? एज के हिसाब से जो एक मेंटल कैपेसिटी होता है बच्चे का, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसिडर्ड टफ एट दैट पर्टिकुलर लेवल, बट अगर मैं रिक्रूटमेंटल एग्जाम्स की बात करूँ तो यूपीएससी इज कंसिडर्ड एज द टफेस्ट एग्जाम। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें जब बच्चा फेल हो जाता है तो वो इज इक्वल टू आत्महत्या बन जाता है। अगर आप एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नंबर्स देखेंगे, इंटरनेट पे डेटा देखेंगे, तो ओवरऑल स्टूडेंट्स विच आर फाउंड कमिटिंग सुसाइड 2018 की अगर बात करूँ तो नंबर वाज अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 10,000 और ये नंबर कम नहीं हो रहा है। 2022 की बात करूँ तो द नंबर इज, कहा जाता है ना कि कभी भी आप कोई प्लान बना रहे होते हैं, कुछ आप करने जा रहे होते हो तो नेवर मेक ए प्लान बी। क्या हर कोई अप्लाई करने वाला सिलेक्ट होने वाला है? द आंसर इज नो। और ये फैक्ट को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू कीप अ प्लान बी रेडी। अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट हैव प्लान बी, आप एक स्ट्रेसफुल जर्नी से ही गुजरने वाले हैं। तो ये तो नॉर्मल प्रेशर हो गया ना। अब वो सुसाइड करना हो तो बच्चे की गलती पे आ जाता है या समाज की गलती है? देखिए, ये गलती एवरीथिंग स्टार्ट। नीरजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर। थैंक यू सो मच। आप एजुकेशन सेक्टर में हैं और 19 साल की उम्र से पढ़ाना आपने स्टार्ट किया, और मेरा ऐसा मानना है, मैं बहुत पॉडकास्ट करता हूँ लोगों के साथ में, एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो बिना स्पिरिचुअलिटी के और बिना अध्यात्म के डेफिनेटली नहीं पढ़ाया जा सकता। मुझे लगता है बहुत आध्यात्मिक पर्सन है, इसलिए आप इस फील्ड में आई हैं। डेफिनेटली नीरजा जी, थोड़ी सी बात करेंगे आप क्या करते हैं अभी, कैसे करते हैं, क्या उद्देश्य है आपका, क्यों करना चाह रहे हैं आप ये सब? और फाउंडर्स ड्रीम में आए हैं तो अपन लोगों को मोटिवेट भी करना चाहेंगे कि जितने फाउंडर्स हैं जो अपनी लाइफ को अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, बट किसी कारणवश छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी बात करेंगे। सो नीरजा जी, आपसे बात करेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई एजुकेशन फील्ड में, वो भी 19 साल की उम्र में, जब लोगों को लगता है कि उनका करियर चूज़ करना है, उनको या तो इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या बीएससी बीकॉम करना है, तब आपने पढ़ाना शुरू किया। करेक्ट। सो वेल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर स्टीम्ड प्लेटफॉर्म। तो मेरी शुरुआत हुई थी राइट फ्रॉम, मैं तो कहूँगी 10th स्टैंडर्ड से। मुझे पढ़ाने का शौक तब से था। तो तब भी बच्चे आते थे मेरे पास, मेरी क्लासमेट्स। आई हैड तब से एक्सपर्टीज इन मैथमेटिक्स। सो तब पढ़ाने आते थे एंड आई समवेयर रियलाइज्ड कि आई एम एबल टू टीच वेल, एंड मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चे समझ रहे हैं। एंड ऑल्सो देयर वॉज अ बिजनेस वाला कीड़ा इन साइड मी। सो माई पेरेंट्स को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी जिन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि यू हैव टू डू ओनली दिस engineering medical, though I am an engineer. But once I entered engineering, once I realized I've completed the age of 18, now I can do business. So I went into education. I started with one student. आप बहुत बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं थी। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज इन द लिस्ट ऑफ गुड स्टूडेंट्स, बट जो टॉपर वाला लेयर होता है, आई वॉज नॉट दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट येस, देयर मतलब एक स्किल होता है ना, एवरीवन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड दैट वाज द केस विथ मी। आई हैड एन एक्सपर्टीज इन मैथमेटिक्स, जहाँ से मैंने मेरा टीचिंग का, आई स्टार्टेड द वेंचर विथ मैथमेटिक्स। तो आपको पता चल गया था कि आपको ये बिजनेस ही करना है, पढ़ाना ही है एक उम्र के अंदर? यस, वो तो था, बिकॉज माई डैड ऑलवेज सेड, उन्होंने मेरे को एक कोड बताया था कि इफ मंडे डजंट एक्साइट यू, यू आर इन अ रॉन्ग प्रोफेशन। सो वो अभी भी मेरे दिमाग में है कि जो भी मैं कर रही हूँ, एंड इफ वीकेंड आ रहा है, हॉलीडे आ रहा है, एंड इफ आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड, so it is like I am not interested in that particular I am interested in that particular field. So this used to happen with me when I used to teach. तो जब भी हॉलीडे रहता था, कोई दिन में नहीं पढ़ाती थी, it used to be a very lazy day. So I got to know कि I am helping others in education, plus looking at the scenario, I also worked at the ground level कि बहुत सारे बच्चों में एक potential है, but due to financial issues they are not able to do it. So I was having a perception कि मैं इन बच्चों को भी एक हेल्प कर सकती हूँ। लाइक आई कैन ऑल्सो टीच देम फॉर फ्री, आई कैन प्रोवाइड फ्री कॉन्टेंट, बिकॉज एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तरह आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता। यू ऑलरेडी हैव द कॉन्टेंट इन योर माइंड। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत कम होता है। सो यू हैव द थिंग, एंड आपका देने से कुछ कम नहीं होने वाला, वो डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। बट नीरजा जी, एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि आप बहुत लोगों से मिलते होंगे, आप भी लोग तो 40 साल की उम्र तक, 45 साल की उम्र तक यही सोचते रहते हैं कि उनको करना क्या है, लाइफ की कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो सिर्फ क्या एक स्टेटमेंट की वजह से आपकी लाइफ चेंज हो गई कि मंडे डजंट एक्साइट यू?
या एग्जैक्टली फिर मतलब बचपन से कुछ ऐसा माँ बाप ने कोई ट्रेनिंग दी ताकि जितने भी लोग हमको देख रहे होंगे और वो अगर अपने बच्चों को ये बात बता सके, वो अगर सिखा सके, तो शायद उनकी लाइफ भी अलग डायरेक्शन में चली जाए। डेफिनेटली एक जो माइंडसेट होता है ना कि बच्चे ने 90% स्कोर कर लिया, 85 अबव स्कोर कर लिया 10th में, तो बच्चे ने साइंस स्ट्रीम में लेना है। 85 और 60 के बीच में तो कॉमर्स लेना है, 60 से नीचे तो ह्यूमैनिटीज ही बचता है। तो ये परसेप्शन ही गलत है। आपके पास एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप लाइफ में क्या करने के लिए बने हैं। किसी किसी को जल्दी क्लियरिटी आ जाती है, किसी किसी को थोड़ी लेट आती है। किस कारण कुछ आपने कुछ आइडेंटिफाई किया इस चीज़ को? डेफिनेटली सी देयर आर टू फैक्टर्स, एनीथिंग जिसमें आपको लाइकिंग है एंड अलॉन्ग विथ इट यू आर कंफर्टेबल इन इट एंड यू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ये 3 चीजें जब ओवरलैप हो रही है, दैट इज द मोस्ट परफेक्ट फील्ड फॉर यू। हाँ। यस, लाइकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्ट, इनमें से एक भी मिसिंग है, समवेयर यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी राइट नाउ क्या कर रहे हैं? किस डायरेक्शन में अभी आप? Currently, I am into entrepreneurship. Hmm. I also started digital marketing agency to fund my educational venture. मैं चाहती थी कि मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊं जहाँ पर कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले टू लर्न फॉर फ्री एंड टू अपीयर फॉर द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील इन द एजुकेशनल, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी, बिकॉज ये एक ऐसा मॉक टेस्ट इज सच अ थिंग दैट विल गिव यू लाइव एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जाम. यूपीएससी एग्जाम में बच्चों ने नोटिस किया होगा, क्वेश्चन पेपर जब सामने आता है, द एंटायर क्वेश्चन पेपर फील्स एज इफ दिस इज समथिंग दैट वी हैव नेवर रेड. फर्स्ट इंप्रेशन यही होता है, बट बाय द टाइम हम क्वेश्चन में डेप्थ में चले जाते हैं, चिल्ड्रन रिमाइंड, उनको याद आने लगता है कि वी हैव रेड दिस समवेयर. सो ये जो फियर है, अचानक से आप अगर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो ये फियर जब आएगा कि दिस ऑल द थिंग्स आर अननोन, दिस विल लीड टू समवेयर लॉस ऑफ द कंटेंट दैट यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड. तो ये चीज मॉक टेस्ट में बच्चे ओवरकम करते हैं कि हाँ, ये फील होने ही वाला है, पहली बार हमको लगने ही वाला है कि दिस कंटेंट वी डोंट नो, बट दिस इज समवेयर दैट यू हैव रेड एंड यू नीड टू गिव सम टाइम, 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद कंटेंट हम याद कर पाते हैं. सो अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड अलॉन्ग विद बोर्ड्स एज वेल. बोर्ड की भी तैयारी करवा रहे हैं? यस, बिकॉज ये स्ट्रगल ही स्टार्ट होता है क्लास 10 बोर्ड से. यस और सबको चाहिए ना 100% आए हमारे। यस, ये तो सबका, दिस इज नॉट समथिंग दैट वन शुड एक्सपेक्ट. हाँ 100% इज नॉट ऐसे क्या समथिंग. एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए माँ बाप की अपने बच्चों से? क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? मान लो मैं तो सेकंड डिवीजन आया था 10th में, सेकंड डिवीजन ओके ओके, नहीं सी, मैंने मेरे लाइफ में 54% वाले को आईएएस बनता देखा है, मैंने 10th ड्रॉप आउट को बिलियनियर बना हुआ देखा है, और मैंने 93% स्कोर करने वाले को घर पे बेरोजगार बैठा हुआ देखा है. सो आई थिंक पेरेंट्स शुड नॉट जज देयर चिल्ड्रन बाय परसेंटेज. जज अगर आप परसेंटेज से करोगे बच्चों को, देन यू आर ruining देयर फ्यूचर. अगर मान लीजिए किसी हाई स्कोर करने वाले बच्चे ने ह्यूमैनिटीज लेना चाहा, पेरेंट्स विल डेफिनेटली नॉट अलाउ कि नहीं, ये हैव स्कोर्ड 93% और आपको जाना है साइंस में, बट बच्चे का इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज में. सो ही विल नॉट डू एनीथिंग बेटर इन हिज लाइफ. आपने कई सारे बच्चे देखे होंगे, पेरेंट्स कहते हैं स्कूल में बड़ा इंटेलिजेंट था, बट जैसे ही कॉलेज में चला गया इसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया. भाई इसके पीछे रीजन आप ही हो, because you have forced the children, you have judged the children according to his or her marks. Marks will not define anything about your career. मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि दुनिया में सिर्फ माँ बाप को सुधारना पहले इंपॉर्टेंट है, माँ बाप सुधर गए तो सब सुधर गए? Definitely, I am fortunate enough कि my parents supported me, और unless and until ये शुरुआत पेरेंट्स से होगी, the things will not change. Because बट आप भी एक पेरेंट बनोगे ना, तो वो एक इमोशंस जाहिर हो, जो मतलब इमोशंस आते हैं, आपका सपना होता है, आप अपने बच्चों पे थोपना चाहते हो, तो बहुत सारी चीजें पॉइंट ट्रिगर होती है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा? सपना तो बहुत डेंजर चीज है. एक मान लीजिए एक इंसान है जिसका ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ, तो नाउ ही विल एक्सपेक्ट द थिंग फ्रॉम हिज चाइल्ड कि नाउ यू फुलफिल माय ड्रीम, और ये चल रहा है. दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. पेरेंट्स शुड थिंक कि मैं मेरा सपना पूरा नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे ने उसका सपना पूरा करना चाहिए. पेरेंट्स शुड एक्सेप्ट दैट वी एंड द चिल्ड्रन आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. उनका और हमारा चॉइस में डिफर, उनका और हमारा वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग, लाइफस्टाइल एंड ड्रीम्स में डिफर. And the most important thing is fulfilling your dreams, monetizing your expertise. Everything, the success doesn't depends on the field that you choose. Success is not always in clearing the competitive examination. ठीक है, जेई क्लियर करने वाला हर इंजीनियर सक्सेसफुल नहीं होता है. ठीक है, वेयर एज एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ या ग्रेजुएट स्टूडेंट, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का या कोई भी हो, अपने फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में जाएगा, दैट टाइम ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन देयर. अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन सा है?
सी माना जाता है यूपीएससी को, बट डिपेंडिंग कि जेई जेडब्ल्यू और नीट भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही है, बट दोज आर गिवन एट अ अर्लियर एज। तो उस एज के हिसाब से जो एक मेंटल कैपेसिटी होता है बच्चे का, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसिडर्ड टफ एट दैट पर्टिकुलर लेवल। बट अगर मैं रिक्रूटमेंटल एग्जाम्स की बात करूँ तो यूपीएससी इज कंसिडर्ड एज द टफेस्ट एग्जाम। यूपीएससी में पोस्ट है आई थिंक 180 पोस्ट होती है। आईएएस ऑफिसर्स की, जो क्रीमिनल आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनकी कम पोस्ट होती है, बट देयर आर ऑलमोस्ट 900 कभी होते हैं, कभी 1000 टोटल पोस्ट होते हैं। एक साल में 1000 पोस्ट मान सकते हैं, सॉरी, 1000 यस पोस्ट मान यस यस सकते हैं 1 ईयर के अंदर, 1 राइट? ईयर के अंदर, करेक्ट। पर डू यू नो कि कितने लोग एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं एक साल में? एप्लीकेशंस तो लाखों में आते हैं, देयर आर ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस। नाउ एग्जाम अपीयर करने वाले को ये सोचना है, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। देयर आर मेनी पीपल जो एक अटेम्प्ट में क्लियर कर देते हैं, ठीक है, दोज आर एक्सेप्शनल पीपल, ठीक है, दोज आर फॉर्चुनेट पीपल, बट देयर आर ऑल्सो पीपल जो अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट होने तक अटेम्प्ट करते हैं, करेक्ट, एंड स्टिल दे आर नॉट सक्सेसफुल। तो यहाँ पर यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ। यू हैव टू एक्सेप्ट यूपीएससी जर्नी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो दिस इज फिल्ड विथ फेलियर्स। हर दूसरे दिन लगता है कि गिव अप करना चाहिए, हर दूसरे दिन लगता है कि आई डोंट डिजर्व दिस, एवरी अटेम्प्ट के बाद लगता है कि आई कैन नॉट सक्सीड इन दिस, बट ये रियलिटी भी है, ठीक है। हम बोलते हैं कि कीप ऑन मोटिवेटिंग योरसेल्फ। अब आप मुझे प्रैक्टिकली बताइए, एक बंदा अगर यूपीएससी कर रहा है, उसके पास मान लीजिए 7 to 8 अटेम्प्ट्स है, 7 से 8 साल अगर विदाउट हैविंग एनी बैकअप प्लान, इफ द पर्सन इज डूइंग ओनली यूपीएससी, 90% चांसेस है कि 8 अटेम्प्ट्स में भी वो क्लियर ना हो। सो व्हाट नेक्स्ट? डू यू हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ? आर यू अवेयर ऑफ अदर करियर अपॉर्चुनिटीज? ठीक है, इज यूपीएससी द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इन लाइफ? और क्या हर कोई प्रिपेयर अप्लाई करने वाला, सिलेक्ट होने वाला है? द आंसर इज नो। और ये फैक्ट को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू कीप अ प्लान बी रेडी। अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट हैव प्लान बी, आप एक स्ट्रेसफुल जर्नी से ही गुजरने वाले हो। बट ये कहा जाता है ना कि कभी भी आप कोई प्लान बना रहे होते हैं या कुछ आप करने जा रहे होते हो तो नेवर मेक ए प्लान बी। सी, कुछ चीज़ें टाइम के साथ हमें बदलनी पड़ती है, ठीक है। एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने हैं, पीपल आर गेटिंग ट्रेंड, मेनी पीपल आर गेटिंग ट्रेंड, कंपटीशन इज गेटिंग मोर एंड मोर टफ। और ये आज का हाईली कॉम्पिटिटिव ज़माने में आई एटलीस्ट पर्सनली डोंट फील फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर थिंग इज प्रैक्टिकली वर्केबल। यू मस्ट हैव प्लान बी इन लाइफ, क्योंकि प्लान बी आपको एक सिक्योर भी करके रखता है, और प्लान ए के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो, इसमें आपका स्ट्रेस 50% तक नीचे आ जाता है, बिकॉज यू हैव समथिंग इन योर लाइफ। मतलब ये यूपीएससी एग्जाम या फिर ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम, हम्म। मतलब आप प्राइवेट तो छोड़ देते, प्राइवेट में तो इतना प्रेशर नहीं होता, बट जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें जब बच्चा एग्जाम देता है या फेल हो जाता है तो वो इज इक्वल टू आत्महत्या बन जाता है। करेक्ट। सिर्फ इसी में क्यों होता है ऐसा? मतलब इतना क्या बड़ा तोहफा दे रहे हैं, या ऐसी क्या चीज़ आपको मिल जाएगी आने वाले टाइम पे जो नहीं मिलने के कारण आप सुसाइड कर लेते हो? सबसे बड़ा है सोशल प्रेशर। एक तो वी हैव दिस एस्पिरेंट हैज डिक्लेयर्ड आई एम एन यूपीएससी एस्पिरेंट। पीपल, लोगों की आंखें आपके ऊपर है, पीपल्स आइज आर ऑन यू, दे आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रेशर, द फियर ऑफ फेलियर, कि व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी, दैट क्रिएट्स अ प्रेशर। एंड सेकेंड थिंग, आजकल सुसाइड केसेस हमें ज़्यादा दिख रहे हैं रिसेंट ईयर्स। कमिंग टू द साइंटिफिक पार्ट ऑफ इट, आजकल बच्चों का लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है, स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ चुका है, दैट इज समवेयर हैम्परिंग योर नर्वस सिस्टम। यूपीएससी एस्पिरेंट्स आप देखेंगे उनमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है। सो रिडक्शन इन फिजिकल एक्टिविटी हैम्पर्स द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। अब ये जो होता है, इसका एडिक्वेट नंबर मेक श्योर दैट योर ब्रेन एंड योर नर्वस सिस्टम इज एबल टू मेंटेन योर मूड स्विंग्स, इट इज एबल टू एड्रेस द स्ट्रेस। अगर इसका नंबर कहीं ना कहीं कम हो रहा है, दैट लीड्स टू मेमोरी लॉस, आपका स्ट्रेस हैंडल करने का कैपेसिटी कम हो रहा है। सी, यूपीएससी वही है, एस्पिरेंट्स भी वही इन द सेंस जनरेशन इज चेंजिंग, बट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ सीट्स जो पहले हुआ करती थी, लेकिन सुसाइड रेट्स अब ज़्यादा है बिकॉज द लाइफस्टाइल इज चेंजिंग। तो नंबर्स है आपके पास, इतने लोग हैं, इतने लोग सुसाइड करते हैं? अगर आप एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नंबर्स देखेंगे, इंटरनेट पे डेटा देखेंगे, तो ओवरऑल स्टूडेंट्स विच आर फाउंड कमिटिंग सुसाइड, 2018 की अगर बात करूँ तो नंबर वाज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10,000। 10,000? 10,000 student suicides were reported in the year 2018 as per the records.
और ये नंबर कम नहीं हो रहा है। 2022 की बात करूँ तो द नंबर इज 13,000। सो एक्सपोनेंशियली सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं स्टूडेंट में। ना सिर्फ रिजल्ट के डर से, बच्चे एग्जाम के डर से भी सुसाइड कर रहे हैं। एग्जाम अपीयर होने से पहले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। दूसरे दिन एग्जाम है, प्रीवियस डे चिल्ड्रन आर कमिटिंग सुसाइड। बच्चे वो फियर ही फेस नहीं करना चाहते। बच्चों में उतना मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं बचा है कि वो इतना स्ट्रेस झेल पाए। प्रैक्टिकली देखा जाए, एग्जाम इज नॉट अ स्ट्रेस, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट मेंटल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, एंड द रीजन बीइंग द लाइफस्टाइल ऑफ मॉडर्न एरा। बट सोसाइटी तो इसको नॉर्मल प्रेशर बोलती है। अब कोई काम में जाओगे आप तो ये तो प्रेशर है कि भैया कि आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरे में प्रेशर है। आप आज पॉडकास्ट में बैठे हो तो आप में प्रेशर है। कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसमें प्रेशर है। कोई युद्ध लड़ रहा है तो उसमें प्रेशर है। तो ये तो नॉर्मल प्रेशर हो गया ना। अब वो सुसाइड करना हो तो बच्चे की गलती पे आ जाता है या समाज की गलती है? देखिए, ये गलती, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम। पेरेंट्स शुड मेक श्योर, आपको पेरेंट्स को पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे के अंदर डिप्रेशन कब से आने लगा है। When is that depression getting changed into suicidal thoughts? And when are those suicidal thoughts getting replaced by actual suicide? Parents must make sure कि they are aware of the depressional symptoms. क्या क्या symptoms दिखाई देते हैं बच्चे में? Talking less, अपने आप में रहना, appetite कम होना, बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल भी नहीं सोना, ये सारे symptoms है। बात बात पे रोना, ठीक है, एंड बंद कमरे में खुद को फॉर लॉन्ग आवर्स बंद कर लेना। सो दीज आर द सिम्टम्स दैट वी कैन जज कि पर्सन इज गेटिंग शिकार ऑफ डिप्रेशन। तो ये सारा ध्यान रखना चाहिए। और ये नॉर्मल प्रेशर नहीं है। अगर आप नंबर्स देखेंगे, भले नॉर्मल प्रेशर है, मैं अगेन बोल रही हूँ, प्रेशर वही है, स्ट्रेंथ कम हो रही है, पीयर प्रेशर ज़्यादा है, कम्युनिकेशन कम है। या आजकल का सबसे बड़ा टॉपिक, पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन नहीं है। मदर्स हार्डली टॉक टू देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हार्डली डिस्कस एनीथिंग विद देयर फादर। पहले कम्युनिकेशन बहुत हुआ करता था, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, बच्चों में प्रेशर हैंडल करने का एक स्किल था, बच्चों ने स्ट्रगल देखा हुआ था घर वालों का। बट नाउ पेरेंट्स आर ऑफरिंग लॉट ऑफ कंफर्ट टू देयर चिल्ड्रन कि थोड़ा भी अगर फेलियर आ रहा है तो इट इज लाइक अ डिजास्टर फॉर देम। तो पेरेंट्स ने पहले तो बचपन से ही एक स्ट्रेस हैंडल करने का स्किल्स बच्चों में डालना चाहिए। ये तो वही बात हो गई ना, पहले जब बीमार हुआ करते थे तो जुकाम हो रहा तो हो रहा है, खांसी हो रही तो हो रही, बट ठीक हो जाएंगे 4-5 लोगों के साथ Yes. में। आजकल तो ऐसा हो गया है कि जैसे ही बुखार का एक पॉइंट भी ऊपर बढ़ा, दवाई डाल देते बच्चे के मुंह करेक्ट में, करेक्ट, यस। तो उसको बुखार आने ही नहीं देते। मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था किसी डॉक्टर के साथ में, तो उन्होंने बोला कि यही कारण है कि बच्चे फिर बाद में होते हैं खतरनाक बीमार, कि आप पहले ही उनको सब कुछ प्रिकॉशन दे देते हो कि ये कर ले, करेक्ट, ये कर ले, ऐसा कर ले, और उसके बाद में आप जब बहुत तेज बीमार होते हो तो भागते हो। अब क्या करें? ना तो आप खुद हैंडल कर सकते हो प्रेशर, ना वो बच्चा हैंडल कर सकता है, और बाद में सारी सिचुएशन खराब हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात बताओ कि शायद बहुत सारे फाउंडर्स माता पिता बन चुके होंगे, बहुत बड़ी कम्युनिटी है द फाउंडर्स ड्रीम की, उनके भी बच्चे हैं, अब वो बिजनेस कर रहे होंगे। एक तो अपनी कोचिंग की बात कर ही रहे हैं, बस थोड़ी सी यहाँ पे ही बात कर लेते भी। जो बिजनेस कर रहे होंगे उनका सपना हो जाता है कि मेरा बच्चा मेरे बिजनेस में आना ही चाहिए। और जब मैं इंटरव्यू करता हूँ बहुत लोग हैं, तो मेरे को ज़्यादातर वो लोग मिलते हैं कि पापा ने बोला था बिजनेस करना है, मेरे साथ में मेरी शॉप पे बैठना है, बट मेरा मन नहीं है तो मेरे को नौकरी करना पहले चाहता हूँ मैं। मैंने बोला पापा का बिजनेस ज्वाइन कर ले। तो वो जो प्रेशर उसके ऊपर बन रहा है, फिर वो नौकरी कर रहा है, तो एक ट्रायंगल बन गया है उसकी लाइफ में भी। तो जो हमारे फाउंडर्स पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है इस पॉडकास्ट में कि यार देखो ये यूपीएससी में भी ये हो रहा है कल को, क्योंकि आज एंटरप्रेन्योर पहले कम थे, आज करोड़ों की तादाद में बन रहे हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे यूपीएससी में चल रही है, तो सेम थिंग यहाँ पे फाउंडर्स में हो जाएगी कि उनके बच्चों पर प्रेशर आ जाएगा। तो उनके लिए क्या मैसेज है ताकि उसको अपन अभी आज से ही रोकना स्टार्ट करते हैं? डेफिनेटली, सी फील्ड जो है करियर का, वो कंप्लीटली बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दे विल फेल डेफिनेटली। अगर वो अपने भी चॉइस के इंडस्ट्री में कुछ कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू फेस फेलियर, बिकॉज फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट इज द स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। बट आप अगर कुछ करने बोलेंगे और उसमें फेलियर आ रहा है, दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग यू एंड दे विल स्टार्ट डूइंग नथिंग। जो आप उनसे करा रहे हो वो चीज़ वो ढंग से नहीं कर पाएंगे, और जो चीज़ वो ढंग से कर सकते हैं वो आप उन्हें करने नहीं दे रहे हो। सो द पर्सन विल नॉट अचीव एनीथिंग इन दैट केस। सो द थिंग इज, जो जिसे करना है करने दीजिए। अगेन इट कम्स टू द लाइकिंग एंड कंफर्ट पार्ट। लाइकिंग, कंफर्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग इट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू। कोई ऐसा तरीका है कि जिससे पता लगाया जा सकते है कि यार इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए बच्चा? क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? यस, सबसे पहले तो जो अपना स्कूल का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है,
बोर्ड्स ने, वो एक सोच समझ कर ही डिज़ाइन किया है। स्कूल में वी हैव ऑल द सब्जेक्ट्स, वी हैव साइंस, वी हैव ह्यूमैनिटीज़, करेक्ट? वी हैव एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एवरीथिंग। वहाँ पर दैट इज़ द मेन थिंग, स्कूल लाइफ इज़ द मेन थिंग व्हेन दीज़ थिंग्स कैन बी जज्ड। स्कूल में स्पोर्ट्स भी होता है, बच्चे स्पोर्ट्स में वीक होता है कि तो कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में वीक है तो स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में वीक है तो कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ में अच्छा है। सो दैट इज़ द करेक्ट फेज़ टू नो व्हाट इज़ योर चाइल्ड एक्सपर्ट इन, व्हाट इज़ योर चाइल्ड विलिंग टू डू। सो दैट इज़ द थिंग। यहाँ पर आपको फोर्स नहीं करना है कि यू आर वीक इन मैथ्स तो नाउ गो फॉर मैथ्स। डेफिनेटली पढ़ना है, स्कोर करना है, बट you should, that is the time when you can judge what your children can do. School life is something that will help you recognize, क्योंकि once school life खत्म हो गया, you get into one expertise, वहाँ पर फिर उतने ही 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, तब जाके फिर आपको खाली एक डिसीजन लेना होता है कि आप इसमें बच्चे को आगे बढ़ाना है या नहीं, और तब लेट हो चुका होता है। आपने ऑलरेडी 2 साल दे दिए 11th-12th में, सो अभी आप बोलेंगे यू कैन नॉट चेंज द स्ट्रीम, तो अभी ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एज यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट करियर, और यहीं से शुरुआत हो रही है। तो स्कूल लाइफ इज द बेस्ट पीरियड फॉर एवरीवन टू नो वेदर यू कैन डू वेल इन विच सब्जेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एक बात और देखता हूँ मैं, ये अपन वापस अपन यूपीएससी और एग्जाम पे आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर, कि कोई बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, सो वहाँ पे बच्चों के पोस्टर लगा देते हैं कि ये बच्चे ने टॉप किया है, ये बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट है। तो बच्चे वास्तव में रोल मॉडल है या पोस्टर के हीरो है सब? डेफिनेटली जो पास हुआ है वो रोल मॉडल तो है, पक्का है? पक्का है, बिकॉज दे हैव फॉलोड अ सर्टेन स्ट्रेटेजी दैट हैज हेल्प्ड देम टू अचीव इट। बट नाउ इट इज अप टू देम वेदर दे वांट देयर फेस टू बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ एनीवन्स मार्केटिंग। आप ऑफिसर बने हो या आप मॉडल बने हो, यू आर रोल मॉडल नॉट अ मॉडल, ये उनको याद रखना है। एंड प्लस जो, अगर आपको सच में स्ट्रैटेजीज और टिप्स शेयर करनी है आने वाले एस्पिरेंट्स के साथ, यू हैव सोशल मीडिया अवेलेबल। एंड यस, इफ यू आर रियली बिलोंगिंग टू एन इंस्टीट्यूट, डेफिनेटली द इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू यूज योर नेम टू प्रमोट देम। बट एट द सेम टाइम जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनने समझना है कि यूपीएससी प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट अटेंडिंग द लेक्चर्स। लेक्चर अटेंड करके कोई आईएएस नहीं बनता। इट इज बैक्ड अप बाय लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो पढ़ाया जा रहा है, आप कितना उसे रिवाइज कर रहे हो, आप कितने रिपीटेशंस कर रहे हो। एक बुक बच्चा 10-12 बार पढ़ता है तब जाके ही इज कैपेबल ऑफ अपीयरिंग इन अ एग्जाम लाइक यूपीएससी। राइट। So just coaching is not going to help you. Yes, definitely you have good teachers, you have good faculties which will boost you, which will show you the route. But it is self-study, it is self-motivation that will help you. बट ये भी तो बोला जाता है ना कि जैसे मान लो आपने अगर कहीं से पढ़ाई करी हो तो आप 10 जगह से तो पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं कि एक ही कोचिंग से पढ़ लोगे। राइट, ऐसा ही होता है। तो पर 10 ही कोचिंग सेंटर नाम लगा देते हैं कि भैया मेरे यहाँ से पढ़ाई करी है, मेरे यहाँ से पढ़ाई करी है, मेरे यहाँ से पढ़ाई करी है। Yes, ये कहीं ना कहीं माल practice in real we can see. Many of the institutes have the same set of names, which is a point of, I won't say doubt. Maybe, yes, I would like to highlight mock interviews as a tool used here. Mock interviews is a very is considered as very important part in the preparation of UPSC preparation, because interview being the last phase of the exam, it is the one of the deciding factor of you getting posted. So UPSC में बच्चे ट्राई करते हैं कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट के लिए अपियर करें, फिर इसलिए वो हर एक कोचिंग क्लास का मॉक टेस्ट के लिए दे अपियर, दे एनरोल फॉर एवरी मॉक इंटरव्यूज। सो हर एक इंस्टीट्यूट के पास वो डेटा आ चुका है। Every institute has that particular name in their enrollment list. Though they are not teaching the person anything, they are only providing mock interview, but they are having the data of the child, the aspirant. They are having the proof कि this person was a part of our institute. And hence, mock interview के लिए जितने भी लोग आते हैं वो definitely जो मेंस क्लियर करके आने वाले होते हैं वही होते हैं। सो उनमें से बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। एंड thus there are many coaching institutes who claim the same name कि ये बंदा हमारे इंस्टीट्यूट का है, जो सच भी है। बट इसके पीछे दूसरा सच ये है कि उस बंदे ने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा नहीं है, दे हैव ओनली अपीयर्ड फॉर द मॉक इंटरव्यू। सो दिस इज द रियलिटी। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था ये, दिस वाज द एंटायर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट वाज डिस्क्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। ये वही मॉक इंटरव्यू ना जो अपन देखते हैं आजकल यूट्यूब पे आते हैं, जहाँ पे बैठे होते हैं। हमको तो पहले ऐसा लगता था कि ये ओरिजिनल इंटरव्यू कैसे आउट कर दिया इन लोगों ने, ये आईएएस ऑफिसर बैठे हैं और इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो जब आप ऑफिस में बात करते हो पहले, बाद में पता चला नहीं यार ये तो मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं, तो ऐसे ही बात की जा रही है।
अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट में कैसे होता है मॉक इंटरव्यू? फिर आप क्या करते हो? आप क्या स्पेशल करते हो? यस, सो वी आर कमिंग अप विथ मॉक इंटरव्यूज। सो जहाँ पर हमने कुछ सेट ऑफ पैनल्स डिसाइड करके रखे हैं। सो पैनल भी एक आइडियल चीज़ है दैट यू नीड टू डिसाइड। पैनल में यू नीड टू हैव एक्स ब्यूरोक्रेट्स, पैनल में you need to have psychologist, panel में you need to have people belonging to expertise of certain educational line, so that the candidate is judged three dimensionally. Candidates ने ये याद रखना है कि interview, that is mock interview या फिर real interview, is not the test of content. It is the test of their personality. Interview is known as personality test, not your knowledge test. और यहाँ पर मॉक इंटरव्यू लेने का एक मेन इंटेंशन इज दैट कोई सवाल अगर आपके ऊपर आ जाए, और सवाल मोस्टली ऐसे आएंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो हाउ यू आर डीलिंग विद दोज क्वेश्चंस। क्या आपके फेस के ऊपर एक घबराहट है? अगर घबराहट आ रही है, सो दैट इज फेलियर ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। या आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो, नो आई डोंट नो दिस आंसर and I have no knowledge about this. So they move on to the next question. So this is where you pass the personality test. और यही हमें मॉक इंटरव्यूज में एड्रेस करना है कि यू नीड नॉट हैव टू फियर द क्वेश्चंस। एक फियर क्रिएट किया जाता है मॉक इंटरव्यू में सो दैट दे बिकम यूज्ड टू द अननोन क्वेश्चंस। अनदर थिंग इन मॉक इंटरव्यू इज दैट कि आप ओवरऑल किस तरह से बैठे हो। आर यू कैरिंग द यूपीएससी इंटरव्यू डेकोरम विथ यू? आप ऐसे नहीं आप कलरफुल शर्ट और ट्राउजर पहन के जाओगे इंटरव्यू में, स्पोर्ट्स शूज पहन के जाओगे। सो दैट इज अनदर थिंग दैट वी एड्रेस इन दैट पर्टिकुलर मॉक इंटरव्यू। वी शो द रिकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट्स। रिकॉर्डिंग उनके साथ देखी जाएगी सो दैट द जजेस जो पैनल में बैठे हैं वो एक एक लाइन दिखा के बच्चे को बताए, एस्पिरेंट को बताए कि व्हाट आर द लूप होल्स इन योर पर्सनैलिटी। तो एक छोटी सी टिप आप यहाँ दे दो ना कि एक जैसे मान लो कि अगर अपनी रील अगर किसी लोगों के पास पहुंच जाए और अगर कोई मॉक इंटरव्यू बहुत लोग नहीं भी दे पाते होंगे, शायद हमारे रील के माध्यम से पहुंच जाए कि जब भी आप मॉक इंटरव्यू के लिए जाओ तो किस तरह का ड्रेसिंग सेंस आपके अंदर होना चाहिए? डेफिनेटली लड़कों ने याद रखना है कि दे वेयर अ प्रॉपर फॉर्मल एंड कोई भी एग्जैगरेशन नहीं होना चाहिए। दो इट कैन नॉट बी अ वेरी फॉर्मल, बट कोई भी एग्जैगरेशन नहीं होना चाहिए आपके ड्रेसिंग में। कलर एग्जैगरेशन हो या फिर कोई फैशन एग्जैगरेशन हो, आपका हेयर कट मैटर करता है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट एज फार एज ड्रेसिंग इज कंसर्न दे आर मैटर्ड इन द मॉक इंटरव्यू, इन द रियल इंटरव्यू। सेकेंड थिंग, आपको चेहरे के ऊपर डर नहीं रखना है, because fear is something that will reject you at the moment you enter the examination hall, at the moment you enter the interview hall. If it is seen that you are nervous, आप वहीं पर फेल हो चुके हो। Even if you don't have any knowledge, definitely मेंस पास करके जो आते हैं उसके पास नॉलेज होती ही है, that is a common sense वाला thing. But even if you don't have anything in your mind due to the pressure, do not express it. That is something स्पेशल लेस होना मतलब आप एकदम एक्सप्रेशन लेस भी नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट होना है। यू नो एवरीथिंग, यू आर जस्ट हियर टू टॉक टू द पीपल, राइट, टॉक टू द पैनल। सिर्फ बात करना है यस, आप एक चर्चा करने आए हैं, आप खुद को इंट्रोड्यूस करने आए हैं यहाँ पे। दैट इज द थिंग। कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो ये लोग भरते हैं, जिसे हम डैफ बोलते हैं, योर क्वेश्चंस विल बी मोस्टली रोटेटिंग अराउंड द डैफ। तो आपने जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा है इंटरव्यू के लिए, दैट यू योरसेल्फ नीड टू बी थरो अबाउट इट। सो डैफ बहुत अच्छे से स्टडी करके चाहिए। हिलना ढुलना नहीं होता है क्या उसमें? मतलब आपको ऐसा सिंपल ऐसा बैठना होता है कि एकदम? सी अब इतना भी आपको सिंपल नहीं बैठना है कि सामने वाला विल गेस कि ये एक्टिंग कर रहा है। यू हैव टू बी ऑर्गेनिक। हैंड जेस्चर्स आर एक्सपेक्टेड बट नॉट अगेन एग्जैगरेटेड। मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ पे ये देखा, नो। एक नॉर्मल जेस्चर तो होते ही है। इफ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू आर टेंड टू गिव सम जेस्चर्स, तो दैट आर एक्सपेक्टेड बट नॉट मच। आपको रूड नहीं होना है। इवन इफ एनी रूड सवाल सामने से आ रहा है, कोई रूड आपसे बात कर रहा है, तो दे आर ऑल्सो चेकिंग योर स्किल्स कि हाउ डू यू हैंडल एनी रूड कमेंट। अच्छा, एक मूवी आई थी सुपर 30 करके, राइट? यस। उसमें कुछ सीन ऐसे दिखाए गए थे कि ग्लैमराइज्ड इंस्टीट्यूट, जिसमें कुछ बच्चे तो होते हैं जो इंग्लिश बोल रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि उनको लगता है कि वही पास हो जाएंगे, और कुछ बच्चे थोड़े दिखाए जाते हैं जो थोड़ा गरीब कैटेगरी से आते हैं कि यार भैया हमको तो कुछ नहीं आता, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो ग्लैमराइज्ड बहुत दिखाया जाता है। और कोटा में इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे ग्लैमराइज्ड है, जहाँ पे बच्चे अमीरों के बच्चे भी पढ़ते हैं कि यार हम बनेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट। तो ये क्या चीज़ है? इंग्लिश स्पीकिंग वाला फैक्टर आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया यहाँ पे। देखिए, अगर इंग्लिश स्पीकिंग अकेला एक क्राइटेरिया होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, तो यूपीएससी आपसे मीडियम ऑफ आंसर पूछता ही नहीं। यू हैव लिबर्टी ऑफ राइटिंग आंसर इन योर
own language which you are comfortable in. So English कहीं पे ये criteria नहीं है. Yes, you need to have a basic knowledge of English, but it doesn't mean you जो glamorized वहाँ पे दिखाया the way the children of high institutes talk, communicate. See, this is required, but this is not the only thing that will help you excel in such exams. जो मांग है उस पर्टिकुलर एग्जाम की, जेईई की मांग है कि आपको टेक्निकली साउंड होना है, नीट की मांग है कि आपके मेडिकल टर्म्स, आपका मेडिकल एक्सपर्टीज अच्छा होना है, यूपीएससी की मांग है कि आपका पब्लिक कनेक्ट अच्छा होना है. यहाँ पर इंग्लिश कहाँ से आ रहा है? यूपीएससी खुद बोल रहा है कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आंसर दीजिए. हाँ. सो दिस इज नॉट दैट इज गोइंग टू मैटर. बाकी सब लोगों का मतलब मिथ हो गई एक तरह से ये. मिथ हो गई. Sorry to say, but people who are not very well educated are also fluent in English. People who are not holding any big career are also fluent in English. Right. And you will find many bureaucrats, you will find many business tycoons, you will find many politicians who are not comfortable in English, but yet they are doing their job perfectly and are ideals for the society. Absolutely. अच्छा, आपकी एक बुक भी आ रही है, शायद आपने लिख ली है क्या ये जी. बुक? द डेडली कॉम्पिटिशंस एस्पिरेंट. Yes. क्या है बुक? The Deadly Competition ये पूरा एस्पिरेंट के जर्नी के ऊपर बेस्ड है. Not just aspirant, even the students. तो एस्पिरेंट क्या क्या स्ट्रेस झेल रहे हैं फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम देयर ओन, फ्रॉम द एजुकेशनल सिस्टम. ये प्रेशर को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ये प्रेशर की वजह से क्या रिजल्ट्स निकले हैं सोसाइटी में, क्या अगेन कमिंग टू द सुसाइड वाला पॉइंट, कितने सुसाइड्स हुए हैं, इन सुसाइड्स को देख के इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए हैं, इंडियन गवर्नमेंट्स ने क्या गाइडलाइंस बनाई है, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक में मिलेगी. एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर द चिल्ड्रन अपियरिंग फॉर द it can be board exam, it can be any competitive exam or anything. आपको बस ये जानना है कि स्ट्रेस विल कम टू यू. सी, अगर आपको पता है कि एक चीज़ अपने पास आने वाली है, देन यू आर रेडी टू फाइट फॉर इट. अचानक से स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आ रहा है ये भी पता नहीं चलता, यू आर जस्ट गेटिंग सप्रेस्ड बाय द स्ट्रेस. So be aware, become aware of these things, that these are going to be the part of your journey so that you address them well. So this is going to help. और ये एक reality है, this book is a reality. This book will make you aware of the reality. So that, see, my pure intention behind this book is children should not lose their life for a small exam. No success, no failure, no exam is more than your life. Right. कुछ भी तो कर लोगे जिंदगी में. Exactly, and you are made for something. There is something within you which you are going to use and you are going to become a successful person. बस एक जो फ्रेम किया हुआ है सोसाइटी ने उसके पीछे मत भागिए. 10th के बाद 12th, 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, एंड उसके बाद तो एक जो स्ट्रक्चर्ड रूट है जो सोसाइटी ने सेट करके दिया है, 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर जॉब, इससे आपको बाहर निकलना है. ठीक है, इट मे हैपन दैट आफ्टर 12th यू गो फॉर ग्रेजुएशन, बट डजेंट मीन कि आपको करियर उसी चीज़ में बनाना है जिसमें आप पढ़ रहे हो. क्योंकि मान लीजिए मैंने गेस कर लिया था व्हाट आई एम मेड फॉर एट द एज ऑफ 19, बट सबके पेरेंट्स उतने सपोर्टिव अगर नहीं होंगे तो दे नीड सम गाइडेंस जो उनको कॉलेज में जाके मिलता है, टीचर्स की मदद से, फ्रेंड्स की मदद से. दे कम टू नो उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, एंड देन दे कैन फाइंड आउट कि चलो आई एम इनटू ग्रेजुएशन, आई विल कंप्लीट दिस, बट आई विल स्टार्ट वर्किंग फॉर माई पैशन. The best thing in your life is monetizing your own passion. Unless and until you monetize your own passion, you will neither enjoy your life and you will also not enjoy the money that you are earning. Right, right. पैसा कमाना एंड पैसा उस चीज़ से कमाना जिसमें आपका पैशन है, इन दोनों पैसों में भी फ़र्क है, बहुत फर्क है. बहुत ज़्यादा फ़र्क है. एंड दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. अच्छा ना, मैं एक छोटी सी बात ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब वो 3-4 साल तैयारी करते हैं ना तो वो अपने आप को इतना झोंक देते हैं उसके अंदर कि उनकी सोचने समझने की शक्ति सिर्फ वो बुक्स तक ही सीमित रह जाती है. Correct. और मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे, जब मैं दिल्ली में उनको पढ़ते हुए देखता था ना, मुझे खुद को डर लगने लग जाता था. ना तो ये बंदा उठ रहा है, ना बैठ रहा है, ना ढंग से बात कर रहा है, ना ढंग से चाय पीने जा रहा है. सिर्फ वो उसने बुक्स में अपने आप को इतना खो दिया. 4 साल निकल गए कुछ दोस्तों के. 4 साल बाद मेरे से मिले, यार अभिषेक अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अब तो सुसाइडल अटेम्प्ट लग रहा है कि यार अब तो मतलब मेरे को नौकरी कौन देगा लाइफ में, मैं करूँगा ही क्या. कुछ लोग तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से स्टार्ट किए कि यार अब कुछ नहीं हो रहा है, मैं एटलीस्ट यहाँ पे लग जाऊँ, क्योंकि मेरा दिमाग उस वे में चल ही नहीं रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ. तो सबसे बोरिंग जॉब कौन सी है? सिक्योरिटी गार्ड की.
तो वहाँ से उन्होंने फिर शुरुआत करी, फिर अपनी लाइफ चेंज करी। बट तो मैं यहाँ बात बोलना चाहता हूँ कि जो लोग भी अपने आप को रिलेक्टेंट बना लेते हैं और इतना डूब जाते हैं, उसी के पर्सपेक्टिव से मैंने एक फाउंडर्स के लिए एक बुक लिखी है, योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। क्योंकि जब कभी भी आप कोई काम कर रहे होते हो उसमें आप इतने डूब जाते हो कि आप वो प्रोडक्ट बन जाते हो। करेक्ट। तो यहाँ समझना है कि ये यूपीएससी एग्जाम एक अलग चीज़ है, आप दोनों एक अलग चीज़ हो। तो उसी पे एक मेरा सवाल आ रहा है कि बच्चे पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे कि सिस्टम से बचने के लिए लड़ रहे हैं? ये लड़ाई बहुत पुरानी है और ये लड़ाई घर से शुरू होती है, अपने आप से शुरू होती है। जब अभी आपने जो बोला कमरे में बंद कर लेना, ये पहले बहुत हम सुनते थे, बट कमरे में बंद करना विल नॉट, भले आप 8-8 घंटा 10-10 घंटा बैठ के एक बुक पढ़ रहे हो, बट आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, दैट एग्जाम इज समथिंग दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड यू नीड टू नो पीपल, यू नीड टू नो द सोसाइटी। अब साल 2 साल 3 साल 4 साल कमरे में बंद करके अगर बुक पढ़ रहे हो तो यू आर नॉट डेवलपिंग योर स्किल्स, आप नॉलेज गेन कर रहे हो एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज बुकिश नॉलेज। सो यू नीड टू गेट आउट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कमरे में बंद करना, आप अपना डाइट हैम्पर कर रहे हो। योर गट हेल्थ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर मेंटल हेल्थ। अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप आपका मेमोरी भी कमज़ोर कर रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आप बाहर नहीं जा रहे हो, वॉक नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही हो, आप आपके जो ब्रेन है उसको उतना फंक्शनिंग नहीं दे रहे हो कि वो आपके मेमोरी को सपोर्ट करे। आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाओगे, आप मेमोरी उतना नहीं चलेगा कि आप इतना ज़्यादा 8-8 सब्जेक्ट का कंटेंट झेल पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट फॉर द चेंजेस। कोविड जैसा एक सीन आ गया, दोज पीपल सर्वाइव जिनका अडेप्टेबिलिटी वॉज गुड। सो यू नीड टू हैव गुड अडेप्टिव स्किल्स विच अगेन कम फ्रॉम अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। कमरे में खुद को बंद कर लेना इज एन एबनॉर्मल लाइफस्टाइल एंड आज के ज़माने में यू हैव टू कम आउट एंड यू हैव टू ऑल्सो प्रैक्टिकली एक्सेल योर सेल्फ। ओनली बुक इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप कई सारे एस्पिरेंट्स देख लीजिए, मेनी ऑफ दम इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं उसमें से नहीं हूँ जिसने कमरे में बंद कर लिया था। आई लिव्ड अ नॉर्मल लाइफ, आई स्टडीड, मेरा एक प्रॉपर शेड्यूल था, मैंने पढ़ाई किया, मैं सोशल लाइफ भी जिया, मैं शादियों में भी मैंने अटेंड किया। सो दिस इज समथिंग दैट मेक्स यू perfect 3 dimensionally. राइट। And a UPSC aspirant, that is the future IAS officer, needs to be perfect by all means. You cannot excel with bookish knowledge. आप सोसाइटी में जब आपको चेयर मिलेगा, आप ग्राउंड लेवल पे क्या नॉलेज अप्लाई करोगे? भले आपने नॉलेज अप्लाई कर ली, हाउ विल यू डील विद द पीपल? You have to deal with people belonging to all the spheres of the society. So you need to socialize yourself right from beginning. नीरजा जी, 2 सवाल और है मेरा आखिरी इस पॉडकास्ट के लिए। पहला सवाल ये है कि मॉक टेस्ट मतलब कितना कंपलसरी है? मतलब मॉक इंटरव्यू और मॉक टेस्ट होना कितना कंपलसरी फॉर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए? सी मॉक टेस्ट, जैसे 10th के पहले हम प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स होती है स्कूल में, 3 प्रीलिम्स होती है, 2 प्रीलिम होती है, दैट मेक यू प्रिपेयर फॉर व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम। सो मॉक टेस्ट यही है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रैंड रिहर्सल दैट यू आर डूइंग फॉर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। अचानक अगर आप परफॉर्म करने जाओगे, सामने हज़ारों का ऑडियंस है, इतनी सारी लाइट्स आपके ऊपर है, सो हो सकता है कि आप गड़बड़ा जाओ, आप अपना स्क्रिप्ट भूल जाओ, आप अपने डांस के स्टेप्स भूल जाओ, यहाँ पर हो सकता है आप अपना कंटेंट भूल जाओ। सो कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितना टाइम आपको दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक सवाल को कितना टाइम अलॉट करना है। अगर एक सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आपको इसके ऊपर बैठे नहीं रहना है, यू हैव टू मूव अहेड। ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट सिखाएगा। देयर आर चिल्ड्रन हु हैव पास्ड द एग्जाम इवन विदाउट मॉक टेस्ट, they must be blessed, they are blessed, they're intelligent, but mock test will definitely help children to study, to know the time analysis. एंड सेकेंड थिंग, मैं आपको एक बताना चाहूँगी, भले मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रही हूँ, बट स्टिल देयर इज़ वन ड्रॉबैक इन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसमें क्वेश्चंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस एक के बाद एक आते हैं। यू रीड वन क्वेश्चन, देन यू प्रेस सबमिट, फिर नेक्स्ट आता है, यू प्रेस सबमिट। तो इसमें आपको ये नहीं पता कि आगे कौन से क्वेश्चंस हैं। बट जब आप ऑफलाइन बैठ रहे हो टेस्ट सीरीज के लिए, आपके पास पूरा क्वेश्चन पेपर बुकलेट आ रहा है, सो यू ब्राउज द एंटायर क्वेश्चन पेपर और आपको एटलीस्ट आइडिया मिल जाता है कि आगे कौन से टॉपिक्स हैं, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स वर्किंग फॉर दोज टॉपिक्स। आगे जो भी टॉपिक्स हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के ऊपर टॉपिक है, तो योर सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द शेड्यूल्स, तो कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलेगा, देन यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन दैट क्वेश्चन एंड मार्क दैट आंसर। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑफलाइन में मिलती है, जबकि ऑनलाइन में यू डोंट नो व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये ऑनलाइन में भी आप कर सकते हो ना, ये तो बहुत सिंपल तरीका है इसका, मतलब एक 20 क्वेश्चंस का एक सेट आप एक साथ दे सकते हो। दैट हैपन्स, बट देन इवैल्यूएशन के लिए थोड़ा सा अभी जो सिस्टम है, द सिस्टम दैट वी आर यूजिंग करेंटली, वी एंड ऑल द कोचिंग क्लासेस, यहाँ पर 1 by 1 वाला सिस्टम है। यू कैन क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर एंड यू कैन गो ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट फिर आपको बार बार क्लिक करके सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने पड़ेंगे, देन यू अगेन कम बैक। सो थोड़ा सा कंफर्ट जो है वो ऑफलाइन में ही है। बट वो टेक में भी सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम। No, definitely it can be solved, and I'm working for it कि एक साथ it should look like a PDF file, राइट, हाँ। so that the students can select the question, they can browse the questions anytime they want, so it shouldn't be hidden from them. बट ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक इट कैन बी सॉल्वेबल प्रॉब्लम। Again I prefer बच्चों ने ऑनलाइन मॉक टेस्ट के साथ जो कोचिंग क्लासेस के ऑफलाइन मॉक टेस्ट है उनमें भी अपीयर करना चाहिए, बिकॉज दैट विल बी मोर हेल्पफुल। प्लस अनदर थिंग, आप जो बबल कलर करते हो उसके लिए आपको कितना टाइम लग रहा है ये आप मॉक टेस्ट में जज नहीं कर पाते। एक को कलर करने के लिए 6-7 सेकंड जाते हैं, एंड दैट मैटर्स व्हेन यू आर सॉल्विंग अ पेपर ऑफ 100 क्वेश्चंस और 80 क्वेश्चंस का जो सीसैट का एग्जाम है उसमें बबलिंग के लिए भी एक चैलेंज है, कुछ बच्चों में बबलिंग भी चैलेंज है। यस, सो कितना या फिर गलत आप कर देते हो, क्वेश्चन नंबर 1 की जगह 2 पे मार्क कर दे, ये बहुत सारे केओस होते हैं एग्जाम में। सो दिस कैन बी एड्रेस्ड ओनली इफ यू अपीयर फॉर द ऑफलाइन। राइट। अच्छा, एक 4 मई को अभी नीट का एग्जाम हुआ था, उसको बोलते हैं सबसे टफेस्ट एग्जाम हुआ है, मेडिकल एंट्रेंस। तो इसमें जो बच्चे सफल नहीं हो पाए उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ओके, सो यही बोलना चाहूँगी, दिस इज़ नॉट द एंड, आफ्टर ऑल दिस इज़ द बिगिनिंग। कई सारे नीट के बच्चे होंगे जिन्होंने अगेन एक चांस लेने का डिसीजन लिया होगा, बट उस चांस के बाद आई गेस दे शुड मूव ऑन अलॉन्ग विथ मेडिकल एंट्रेंस। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, मैंने बोला था 2 टाइप के बच्चे होते हैं, जो खुद कर रहे हैं और जिनको प्रेशराइज किया जा रहा है घर से कि आप मेडिकल एंट्रेंस करो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस करो। तो जिनको प्रेशराइज कर दिया गया है उन पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लेट देम मूव ऑन विद देयर ओन फील्ड, और जो लोग खुद से एक और अटेम्प्ट लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बोलूँगी दिस शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट विद द थॉट इन योर माइंड कि मैं पास भी हो सकती हूँ या फेल भी हो सकती हूँ। अगर आप पास हो रहे हैं तो हर्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप फेल हो रहे हैं तो ये एक साल आपके पास है टू एनालाइज व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू, व्हाट बेटर यू कैन डू। और एक चीज़ को पकड़े मत बैठिए लाइफ में, ये सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहूँगी बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, सोसाइटी को भी, टीचर्स को भी। टीचर्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपने अक्सर देखा होगा जो पुअर परफॉर्मर्स है बच्चे, उनको टीचर भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती, यार बैठो ना जाके, बाद में सॉल्व कर दूंगी। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको वापस से एक्सप्लेन करेंगे, दे विल ट्रीट देम वेल। तो जो ऑलरेडी बच्चा सहमा हुआ है कम रिजल्ट से, उसको आप और इल ट्रीट मत करिए, उसको बूस्ट करिए, ठीक है। सो नीट में जो बच्चे फेल हुए हैं, जो भी दूसरा करियर लेना चाहते हैं, उनको आप बार बार टॉन्टिंग मत करिए कि अगर आपने नीट क्लियर कर दिया तो आज डॉक्टर बन जाती, कल डॉक्टर बन जाती। नो, मे बी डॉक्टर बनती तो शायद अच्छी डॉक्टर नहीं बनती, अभी जो करेगी तो कुछ और अच्छा करेगी। वॉट एवर हैपन्स फॉर समथिंग गुड। यही तो समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर किसी को कुछ बात समझ में नहीं आ रही तो हम दूसरी बात बोलना नहीं चाहते हैं। एग्जैक्ट, हम चाहते हैं कि वो बच्चा खुद समझ जाए, खुद से काम कर ले और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे जो जिससे हम जूझ रहे हैं। यस यस, सो निवेदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सो पॉडकास्ट मच। में आने के लिए। एंड एक आखिरी मैसेज उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में करेंगे, कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यस, तो पेरेंट्स को सबसे पहले बात एक ये मैं बताना चाहूँगी कि जो एग्ज़ाम का फियर जो होता है ना, स्टूडेंट से ज़्यादा पेरेंट्स में होता है। बच्चा अटेम्प्ट करने जाता है, बाहर टेंशन मम्मा लेती है। 3 घंटे का पेपर बच्चा लिख के आता है, बाहर मम्मी थकी हुई रहती है। सो ये जो कनेक्ट है, तो ये बच्चा देख देख के उनके ऊपर और प्रेशर आ रहा है कि मम्मी डैडी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड व्हाट इफ आई फेल। सो उनको आप पहले तो ये दिखाइए कि जो भी तुम्हारे साथ हो, चाहे यू सक्सीड और इफ यू डू नॉट सक्सीड, वी आर देयर विथ यू, वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन बोथ द केसेस। ये एक डायलॉग आपका विल सपोर्ट योर चाइल्ड सो मच, चाहे वो फेल हो या पास हो। सो बी विद देम, हेल्प देम इन देयर प्रिपरेशन, उनके माइंडसेट को स्टडी करते रहिए, एनालाइज करते रहिए आपका बच्चा किस मेंटल फेज से गुजर रहा है, एंड डोंट अंडर एस्टिमेट देम इफ दे आर फेलिंग, बिकॉज दैट विल लीड टू मोर चांसेस ऑफ थिंग्स गेटिंग वर्स। अगर आप अपने बच्चे के सपनों से अपने सपनों को जोड़ के उन पर एक्सपेक्टेशन डाल दोगे तो शायद वो बच्चा जो एग्ज़ाम देने गया वो शायद घर पे वापस ना आए। डेफिनेटली। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर कि नहीं, वो बच्चा जो कर रहा है उसको करने देना है, आपको अपना प्रेशर अपने बच्चों पर नहीं थोपना है। ये तो सदियों से बात चली आ रही है, आज भी चल रही है और सदियों तक चलती रहेगी।
तो जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना जल्दी हम अच्छी फ्यूचर जनरेशन को बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू, नीरजा थैंक जी। यू सो मच।